ट्रेन टू पाकिस्तान। इस नोवेल को इंडियन ऑथर खुशवंत सिंह ने लिखा है। उन्होंने इसे 1950s में न्यू दिल्ली में लिखा था। 1956 में बाद में इसे पब्लिश किया गया। इसकी सेटिंग पंजाब में रखी गई है, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है, और इसका पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन है। दोस्तों, ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और पोस्ट वॉर लिटरेचर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुआ था, तब की ये कहानी है। इसमें खुशवंत सिंह ने ये दिखाने की कोशिश की है कि आम जनता को तो पता भी नहीं था कि क्यों हम लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है और आगे क्या होने वाला है। क्या हम सब इस जगह पर कभी लौट भी पाएंगे जिस जगह पर हम रहते थे। तो खुशवंत सिंह की ये लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग नोवेल है, जो कि इस सच्चाई को रिवल करती है कि पार्टीशन के वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी बॉर्डर बनी, उस वजह से आम जनता पर क्या असर पड़ा और इसके पीछे क्या सच्चाई थी। इन सब का उन्होंने खुद एक्सपीरियंस लिया था, क्योंकि उनका जन्म 1915 में हुआ था पंजाब में, जब पंजाब भारत में ही था। भारत और पाकिस्तान कोई अलग अलग देश नहीं थे। 1915 में ब्रिटिश हमारे यहाँ पर राज करते थे। मतलब इन्होंने 1947 की जो भी घटनाएं थी, जो भी इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उन्होंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया और इन सारे एक्सपीरियंस के बल पर उन्होंने इस नोवेल को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नोवेल को स्टार्ट करते हैं। साल 1947 की गर्मियां, करोड़ों हिंदू, मुसलमान और सिख अपना घर छोड़ कर भागे बॉर्डर पार करने, जो कि अभी अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नया नया बना था। पूरे उत्तर भारत में खलबली मच चुकी थी। लेकिन इसी वक्त एक अलग थलग सा गाँव पड़ा हुआ था जिसका नाम है मनुमांजरा। इस गाँव में बहुत शांति है, फिलहाल के लिए शांति है, आगे का पता नहीं। इस गांव में एक गुरुद्वारा है जहां पर मीत सिंह नाम का आदमी यहां का काम संभालता है, और इस गांव में एक मस्जिद भी है जहां का काम एक मुल्ला इमाम बख्श नाम का आदमी संभालता है। और इस गांव का एक महाजन है जिसका नाम है लाला रामलाल। ये गांव ना डकैती के लिए बहुत ही बदनाम है। इस गांव का एक बंदा है जगत सिंह, जिसे लोग जग्गा नाम से भी जानते थे। जग्गा नाम का ये डकैत इस गांव का बड़ा ही डेंजरस आदमी है। हर कोई इससे डरता था। और एक डकैत है इस गांव में जो इस जगह को फंसाने के लिए चोरी की गई हुई सोने की चूड़ियां इसके आंगन में जाकर फेंक देता है, ताकि पुलिस वाले इस जग्गा को पकड़ लें। ये जग्गा इस गांव की नूरन नाम की एक मुसलमान लड़की से प्यार करता है, और इसी नूरन ने फिलहाल तो इस जग्गा को इस डकैती से दूर रखा है। जब ये दोनों मिल रहे थे तभी इसे झाड़ियों में से गोलियां चलने की आवाज आती है। जग्गा 5-6 लोगों को भागता हुआ देखता है नदी किनारे, और तभी ये जग्गा इस गैंग के लीडर को पहचान लेता है। इसके लीडर का नाम था मल्ली, जिसके लिए कभी इस जग्गा भी काम किया करता था। लेकिन फिलहाल के लिए तो नूरन ने इसे इन मामलों से दूर रखा है। इस गांव का एक मैजिस्ट्रेट है जिसका नाम है हुकुमचंद। ये हुकुमचंद इस गांव का डिप्यूटी कमिश्नर भी है। अभी अभी इस गांव में आया है, बिल्कुल डकैती के एक दिन पहले। यहाँ आते ही सब इंस्पेक्टर को पूछता है, क्या इस गांव में हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई प्रॉब्लम है। सब इंस्पेक्टर जवाब देता है कि ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाँव में। ये गाँव बिल्कुल शांत है, कोई दंगे फसाद नहीं होते, सारा गांव मिलजुल के अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं। इस हुकुमचंद को कहा पता था कि आसपास के गांव की तरह इस गांव में कोई झगड़े नहीं थे हिंदू और मुसलमानों के बीच में, बिल्कुल शांति थी। बेचारे इस मनुमांजरा गांव वालों को तो ये तक पता नहीं था कि अंग्रेज यहाँ से चले गए और अब भारत 2 हिस्सों में बट गया है, इंडिया और पाकिस्तान। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर महात्मा गांधी जी को जानते थे, लेकिन इस सब इंस्पेक्टर को कहाँ पता था कि शायद ही इन जैसे नामों को कोई जानता हो। तो हुकुमचंद अब इस बार पूछता है कि क्या इस गांव का कोई बुरा आदमी है। सब इंस्पेक्टर बोलता है कि हाँ, जग्गा नाम का एक डकैत है जो कि इस गांव में बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, सारे लोग इसे डरा करते हैं। मगर इसकी एक प्रेमिका है जिसका नाम है नूरन, जिसने उसे इन मामलों से फिलहाल कुछ दिनों से रोक कर रखा है। मतलब कुछ दिनों से जग्गा ऐसे डकैती वाले काम नहीं कर रहा है। हुकुमचंद सब इंस्पेक्टर को पूछता है कि क्या उसके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर उसे कोई प्रोस्टिट्यूट मिलेगी, जिस पर अगले ही दिन एक हसीना नाम की मुसलमान प्रोस्टिट्यूट को उसके लिए अरेंज करवा देता है। जब ये दोनों एक साथ थे, हसीना और हुकुमचंद, तभी इन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। लगता है किसी का कत्ल हो चुका है। बाद में पता चलता है कि इस गांव के महाजन लाला रामलाल का किसी ने कत्ल कर दिया। अब जबकि इस गांव के एक इम्पोर्टेंट आदमी की मौत हो चुकी थी, जिस वजह से पुलिस वाले अब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले रेलवे स्टेशन पर भी खड़े थे। तभी दिल्ली से लाहौर आने वाली एक ट्रेन में से एक जवान लड़का बाहर निकला। ये लड़का देखने से तो इस गांव का नहीं लग रहा था। सारे पुलिस वाले इसे घूर रहे थे। तभी ये इस गांव में सबसे पहले जाता है गुरुद्वारे में। यहाँ पर जाते ही वो मीत सिंह से बात करता है कि उसके रहने के लिए वो इंतजाम करवाए। अब मीत सिंह इसे इसका नाम पूछता है।
तो ये अपना नाम इकबाल सिंह बताता है। तो ये मीत सिंह उसे बोलता है कि तू तो सिख ही है। दूसरी तरफ ये जग्गा जो था इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। वही बात, टूटे हुए कंगन किसी ने इसके आंगन में जो फेंक दिए थे। और दूसरी तरफ इस हुकुमचंद को इस पर शक भी था कि शायद ही इस लाला रामलाल का कत्ल इस जग्गा ने किया हो। उस वजह से जग्गा को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। दोस्तों, ये इकबाल इधर गांव में घूम रहा था। इसकी मुलाकात हुई बंता सिंह नाम के एक गांव के लंबरदार से, और साथ ही में इसकी मुलाकात इमाम बख्श से भी हो जाती है। हर कोई आता जाता इस इकबाल से एक ही सवाल पूछे जाता है कि अंग्रेज भारत छोड़कर क्यों चले गए। तो इन सारे सवालों से परेशान होकर ये लोगों को पूछता है कि क्यों तुम लोग फ्री नहीं होना चाहते हो अंग्रेजों से। तो इस सवाल पर इमाम बख्श ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि जनाब, आज़ादी तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है, हम गरीब किसानों का क्या है। वो तो पहले अंग्रेजों का गुलाम था, पार्टीशन के बाद पढ़े लिखे इंडियंस या फिर पाकिस्तानियों का गुलाम हो जाएगा। अगली सुबह गलती से पुलिस वाले इस इकबाल सिंह को अरेस्ट कर लेते हैं। अब जब इस इकबाल को हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के सामने खड़ा कर देता है तो सब इंस्पेक्टर इस इकबाल को पहचान लेता है कि उसने इस इनोसेंट से आदमी को रेलवे स्टेशन पर देखा था। तो ये हेड कांस्टेबल को बोलता है कि तू इनोसेंट लोगों को पकड़ पकड़ कर लाता है, एक दिन जरूर मेरी वर्दी उतरवाएगा। तो हुकुमचंद यहाँ पर एक चाल चलने की कोशिश में सब इंस्पेक्टर को बोलता है कि तुम इस इकबाल का नाम मोहम्मद इकबाल बनाकर इसके नाम का एक अरेस्ट वारंट निकालो और लोगों को ये बताएंगे कि ये मोहम्मद इकबाल यहाँ पर मुस्लिम लीग का एक हेड बनकर आया है जो कि मुसलमानों को यहाँ से अलग करेगा। वहाँ जेल में जगह को टॉर्चर किया जा रहा था कि लाला रामलाल का कत्ल किसने किया। सितंबर का महीना अभी भी शुरू हुआ था कि तभी एक ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया आई। अब इसमें ये इंडियंस थे जो कि पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद इंडिया आना चाहते थे। सुबह का टाइम था जब ये ट्रेन मनु मांजरा के रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी तो इस ट्रेन से कोई भी बाहर नहीं निकला। वो ट्रेन एकदम शांत थी। शाम होते होते जब हवा चली तो ट्रेन में से जले हुए इंसानी मांस और केरोसिन की स्मेल इस हुकुमचंद को आई। असल में क्या हुआ, जब इंडिया की तरफ पाकिस्तान से ये ट्रेन गुजर रही थी तभी इन सारे पाकिस्तानियों ने मिलकर इस ट्रेन पर केरोसिन डाला और इसे जला दिया। इस गांव वाले जब इस लाशों भरी ट्रेन को देखते हैं तो सबका दिल दहल जाता है। अब जबकि इस गांव का डिप्टी कमिश्नर ये हुकुमचंद था तो इस हुकुमचंद के पास ही इन सारे लाशों को ठिकाने लगवाने का काम था। दिन भर ये सारी लाशें उठा उठा कर इसका दिमाग पूरा खराब हो जाता है। अब ये बहुत ज्यादा परेशान था। असल में ये देख नहीं पा रहा था इन सारी लाशों को और घर पर जाते ही शराब पीता है। अब ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था और इसीलिए वो अपने घर हसीना को बुलवा लेता है क्योंकि आज वो बहुत दुखी था और उसे किसी की अपने साथ कंपनी चाहिए थी। अगले दिन ये सब इंस्पेक्टर हुकुमचंद को बताता है कि 40-50 पाकिस्तानी रेफ्यूजीज इस टाउन में इंटर हो चुके हैं। तो इस बार ये हुकुमचंद पूछता है कि लाला रामलाल के मर्डरर के बारे में क्या कुछ पता चला है। तो सब इंस्पेक्टर बोला कि सरकार ये जग्गा तो पहले मल्ली के ग्रुप में काम किया करता था, अब जबकि नूरन की वजह से उसने वो काम करना छोड़ दिया तो मुझे नहीं लगता कि इस लाला रामलाल के कत्ल में इस जग्गा का कोई हाथ होगा। तो इस बार हुकुमचंद ने सब इंस्पेक्टर को पूछा कि इस मल्ली की गैंग वाले और ये जग्गा सिख है या फिर मुसलमान। तो उस पर उसने जवाब दिया कि वो सारे सिख है। तो हुकुमचंद बोलता है उसे कि तो सबको फ्री कर दो, छोड़ दो सबको। असल में हुकुमचंद ये चाहता है कि जग्गा और मल्ली की गैंग वाले सारे मुसलमान निकले ताकि ये इस इकबाल को मोहम्मद बनाकर मुस्लिम लीग का आदमी साबित कर देगा और गांव वालों को ये यकीन दिलाएगा कि मुसलमान इस गांव के लिए अच्छे नहीं है और सारे मुसलमानों को पाकिस्तान रवाना कर देगा। ये प्लान था इस हुकुमचंद का। अब ये हुकुमचंद क्या करता है, उस पाकिस्तान से आए रेफ्यूजीज कमांडर को बोलता है कि ट्रक का बंदोबस्त करवाओ, इस गांव से सारे मुसलमानों को बाहर निकालना है। अब तक इस गांव में हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है कि हुकुमचंद कोई ना कोई प्रॉब्लम तो करवा कर ही रहेगा। दोस्तों, इधर जेल में तो इकबाल और जग्गा साथ ही में थे। इकबाल ने जग्गा से पूछा कि क्या तुमने रामलाल का मर्डर किया? तो जग्गा ने बोला नहीं। तो इकबाल पूछता है तो फिर तो तुम्हें पुलिस छोड़ देगी। लेकिन ये जग्गा जानता था कि ये लोग वही करेंगे जो इनके मन में आएगा। अगले दिन ये सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल को बुलाता है। हेड कांस्टेबल को वो बताता है कि गांव वालों को जाकर पूछो कि क्या उन्होंने एक नौजवान मोहम्मद इकबाल नाम के बंदे को देखा है क्या। अब इस हेड कांस्टेबल तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब ये बोलता है कि साहब वो तो अपने पास ही है ना, यही तो है सलाखों के पीछे, जगह के साथ में उसे हमने कैद किया था। और मोहम्मद इकबाल नहीं, वो तो इकबाल सिंह है ना, तो वो तो सिख है ना। कांस्टेबल की बात सुनते ही ये सब इंस्पेक्टर बड़ा भड़क जाता है और गुस्से से इसकी तरफ देखकर स्ट्रांगली बोलता है कि ये तुझे पता है वो सिख है, मुझे पता है, लेकिन किसी को बोलना मत। अब उसका नाम मोहम्मद इकबाल ही है, सबको उसका नाम मोहम्मद इकबाल ही बताना। तो सब इंस्पेक्टर ने वही किया था
जैसा उसे डेप्यूटी कमिश्नर हुकुमचंद ने कहा था, और ये हेड कांस्टेबल भी वही करता है जैसा उसने उसके सब इंस्पेक्टर ने कहा था। उसी तरह से ये गांव में जाता है और गांव वालों को जाकर पूछने लगता है कि क्या उन्होंने इस गांव में एक नए नए आए हुए नौजवान मोहम्मद इकबाल नाम के एक शहरी बाबू को देखा है। ये गांव वाले बड़े हैरान हो जाते हैं, वो शहरी बाबू क्या डकैती कर लेगा, और वैसे भी वो तो सिख है, किसी मुस्लिम लीग का थोड़ी ही मेंबर हो सकता है। मगर इस गांव वालों के मन में इस हुकुमचंद के किए हुए इस प्लान की वजह से शक तो बैठ गया था। इस शांत गांव में चिंगारी लगा दी थी हुकुमचंद ने। इस वजह से यहाँ के मुसलमान अब सिख पर भरोसा नहीं कर रहे थे और सिख मुसलमानों पर। अब उस वक्त बहुत सारे सिख इस बंता सिंह नाम के सिख आदमी के घर पर गए। फैसला लेते हैं कि गांव के सारे मुसलमानों को ज्यादा नहीं, बस थोड़े वक्त के लिए, थोड़े ही दिनों के लिए इन्हें हम पाकिस्तानियों के साथ रेफ्यूजीज कैंप के लिए भेज देंगे। और ये हुकुमचंद भी कुछ ऐसे ही ऑर्डर्स दे रहा था इस वक्त। मगर इस गांव के सिख लोगों को ये लग रहा था कि इनके चले जाने की वजह से तो यहाँ का जो गर्मा गर्मी का माहौल है वो थोड़ा सा सही हो जाएगा, और जब वापस आ जाएंगे तब फिर से अच्छे से रहेंगे जैसे रहते थे, कि जब ये जाएंगे तो इनके घरों का ध्यान हम रखेंगे। इसीलिए अब सारे मुसलमानों को रेफ्यूजीज कैंप के लिए पाकिस्तान जाना होगा। अब ये बात इस इमाम बख्श को भी पता चल चुकी थी, तो ये नूरन के घर जाता है और नूरन को बोलता है कि अपना अपना सामान बांध लो, हम मुसलमानों को अब जाना होगा रेफ्यूजीज कैंप में, तो तैयारी करो। मगर नूरन जग्गा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ से पाकिस्तान यहाँ पर ये ऑर्डर भेज रहे थे अगर ये मर्जी से नहीं जाएंगे तो इन्हें यहाँ से बाहर फेंक दिया जाए। अब नूरन क्या करे? नूरन के पास तो एक ही रास्ता था, वो जाती है जग्गा के घर जहाँ पर उसकी माँ थी, जाकर उसकी माँ को बोलती है कि वो जग्गा से 2 महीने से प्रेग्नेंट है, तो उस वजह से वो जग्गा के साथ ही रहेगी, अब नहीं जाना चाहती वो पाकिस्तान। तो जग्गा की माँ कभी नहीं चाहती थी कि नूरन जैसी एक मुसलमान लड़की उनके घर की बहू बने। मगर अब ये बात सुनने के बाद जग्गा की माँ बोलती है कि जग्गा को जेल से छूटने दो, बाद में सोचेंगे, तब तक वेट करो। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं था मुसलमानों के पास। अगली ही सुबह मुसलमानों के लिए ट्रक बुलवाए जाते हैं। उसमें से एक पाकिस्तानी कमांडर आगे आकर सारे मुसलमानों को बोलता है, जो कुछ भी ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे काम आ सकता है उन सारी चीजों को अपने साथ बटोर लो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अब जल्दी जल्दी मुसलमानों को ट्रक में चढ़ाया जा रहा था। वो सारे के सारे अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे और अब बाकायदा इस मुसलमानों के सारे घरों की कस्टडी दे दी इस मल्ली के हाथ में कि तुम ध्यान रखो इनके घरों का। अब ये तो बात ऐसी हुई कि बिल्ली को कह दिया कि दूध का ध्यान रखे। अब जब ट्रेन जाने वाली थी शाम को, तो सिखों ने देखा कि सतलज नदी का बहाव तेजी से बढ़ रहा है और इसी बहाव के साथ साथ औरतों, बच्चों और मर्दों की बहती हुई लाशें यहाँ पर आ रही है। तो ये लोग समझ चुके थे कि इन लोगों का कत्लेआम हुआ है और शायद ही हमारे गांव वालों के मुसलमानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन अब तक तो वो पुलिस वाले यहाँ के सारे मुसलमानों को ट्रक में भरकर ले जा चुके थे। सारे सिख गुरुद्वारे पहुँचते हैं और वहाँ पर इकट्ठा होकर गांव के सारे मुसलमानों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी जान बच जाए। मगर तभी उसमें से एक जवान सिख बोला कि जिस तरह से पाकिस्तानियों ने हमारे लोगों का वहाँ से कत्ले आम कर कर भेजा है, उस दिन ट्रेन में भी केरोसिन डालकर उनकी जान ले ली गई थी और अब इस सतलज की नदी के साथ उनका कत्लेआम कर कर यहाँ पर भेजा जा रहा है। हमें भी उनका वैसा ही हाल करना चाहिए। प्लान भी वो बताता है कि शाम को जो ट्रेन आएगी जिसमें से लोग पाकिस्तान जाएंगे, तो ये पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में जो सारे पाकिस्तानी होंगे, तब हम लोग हमारे गांव के पास जो बहुत बड़ा ब्रिज है वहां पर एक खींचकर रस्सी बांधेंगे, टाइट सी रस्सी बांधेंगे, जिस वजह से ट्रेन के ऊपरी हिस्से में बैठे हुए सारे पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की जान चली जाएगी। ऐसे हम हमारे प्लान को अंजाम दे सकते हैं, ऐसा उस लड़के ने कहा। मगर इस बंता सिंह ने इस प्लान की पोल खोल दी थी पुलिस के सामने। लेकिन ये सब इंस्पेक्टर भी बहुत मतलबी था, ये भी बंता सिंह की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता, उसे क्या लेना देना था। सब इंस्पेक्टर हुकुमचंद के सामने गया और उसने बोला कि जनाब, सारे मुसलमानों को ट्रेन में बिठा दिया गया है और अब शाम को ट्रेन पाकिस्तान में रवाना होगी। मतलब इस ट्रेन में इस गांव के ही सारे मुसलमान बैठे होंगे अब शाम को। और इनके प्लान के मुताबिक ये सिख जाकर उस ब्रिज पर एक बहुत टाइट रस्सी बांध कर रख देते हैं, क्योंकि उनको तो लग रहा था ना कि शाम को पाकिस्तानियों को वो मारेंगे इस प्लान से। लेकिन अब शाम को ट्रेन जाने वाली है इसी गांव के मुसलमानों की। मगर चौंकाने देने वाली बात तो यहाँ पर ये हो जाती है कि इस हुकुमचंद को इस प्रोस्टिट्यूट हसीना से बहुत लगाव हो जाता है। मगर हसीना भी तो मुसलमान थी और उसी वजह से अब हसीना को भी इसी ट्रेन में पाकिस्तान जाना होगा। लेकिन अब हुकुमचंद के हाथ में कुछ भी नहीं था, ऊपर से उसे ऑर्डर आ रहे थे कि जल्द से जल्द ट्रेन को भेजा जाए वरना उनको वही मार डालो। हुकुमचंद को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।
तो इसने इस वजह से इसी परेशानी में एक बहुत अच्छा काम कर दिया। सबसे पहले तो इसने इस जग्गा और इकबाल को छोड़ दिया और ऑफिशियल पेपर पर मोहम्मद इकबाल की जगह इकबाल सिंह उसका असली नाम ही लिखवाया। अब जेल से छूटने के बाद जग्गा जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के सारे मुसलमान तो चले गए। अब जबकि शाम हो चुकी थी तो ट्रेन भी कुछ ही वक्त में अब पाकिस्तान में रवाना हो जाएगी और इधर ये मल्ली की गैंग भी अब मुसलमानों की जान की दुश्मन बन चुकी थी, क्योंकि उनके पास तो अब मुसलमानों के घर थे, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान वापस आकर उनके घर संभाले। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल चुकी थी मल्ली को। अब जेल से छूटने के बाद इधर ये इकबाल भी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था, मगर ये जग्गा बड़ा परेशान था उसकी नूरन के लिए। अब जग्गा को भी कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो प्रेयर करना चाहता था। जग्गा भी खुद सिख ही है, तो वो गुरुद्वारे जाता है प्रेयर करने मुसलमानों के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर मीत सिंह आकर इसे सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह से मुसलमानों को पाकिस्तान में भेजा जा रहा है, और साथ ही में वो प्लान को भी रिवील करता है कि उस ट्रेन के ऊपर बैठे हुए मुसलमानों को मारने के लिए उस ब्रिज पर एक बहुत ही बड़ी रस्सी टाइट बांधी है। अब इतनी सारी बात सुनने के बाद जग्गा ट्रेन की तरफ भागा। उधर हुकुमचंद को ये बात तड़पा रही थी कि हसीना को उससे दूर जाना होगा। रात के 11 बज चुके थे, ट्रेन भी आ चुकी थी। ट्रेन के दोनों तरफ बहुत सारी भीड़ थी जहाँ पर सारे मुसलमान थे। सारी भीड़ को एक ही ट्रेन में तुरंत बिठाया गया। अब ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाली थी। अब ट्रेन चल ही रही थी कि लोगों ने देखा कि एक आदमी ब्रिज पर चढ़ रहा है। अब ये आदमी कोई और नहीं जग्गा ही था, लेकिन किसी ने अंधेरे में उसको पहचाना नहीं। लोग चिल्लाने लगे कि अरे ट्रेन आ गई है, नीचे उतरो। लेकिन जग्गा ने एक नहीं सुनी और उसने रस्सी के पास पहुंचते ही अपनी कृपान निकाली। कृपान दोस्तों एक चाकू जैसा औजार होता है, और उस औजार से वो रस्सी काटने लगा। उधर ट्रेन भी शुरू हो चुकी थी। अब रस्सी इसने लगभग काट ही दी थी, उसका बस किनारा बच रहा था। वो इसने आखिरी अपने दांतों से काटा। वो दांत से काटने लगा तो रस्सी तो कट गई, लेकिन रस्सी के साथ साथ ये खुद भी पटरी पर गिर गया और ट्रेन उसके ऊपर से पाकिस्तान चली गई। और इसी के साथ ट्रेन टू पाकिस्तान खुशमंत सिंह की लिखी हुई ये इंटरेस्टिंग नोवेल यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बड़ी कमाल की नोवेल थी। मैं खुशमंत सिंह के बारे में यहाँ पर और बताना चाहूँगी, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में। ये तो हम इस नोवेल से जान ही चुके हैं कि वो एक बहुत अच्छे राइटर थे, उसके बावजूद ये अच्छे लॉयर भी थे, एक जर्नलिस्ट भी थे, और जर्नलिस्ट के साथ साथ एक अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। दोस्तों इनका जन्म 1915 में हुआ था पंजाब में। ये इंडियन है। 2014 में इनकी डेथ हुई थी नई दिल्ली में। दोस्तों इस नोवेल में जो कुछ भी है उन्होंने ये खुद एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि 1947 में खुद पंजाब के और ये थे, जिस वजह से जो कुछ भी सच्चाई है जो हमें इससे पहले शायद ही पता ना हो, वो हमने आज इस नोवेल के वजह से जानी। ये 8 साल तक लाहौर के हाई कोर्ट के लॉयर थे। बाद में उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस की, तब जब 1947 में ब्रिटिश भारत को छोड़कर चले गए थे। इन्हें बाद में 1951 में ऑल इंडिया रेडियो जर्नलिस्ट के तौर पर भी अपॉइंट किया गया था, और बाद में वो 1956 में पेरिस में यूनेस्को के जनसंचार विभाग में भी उनकी नियुक्ति हुई थी। दोस्तों इतना ही नहीं, उन्होंने 1970 और 1980 में 2 समाचार पत्रकों के वो संपादक भी रह चुके हैं। 1980 और 1986 के बीच में उन्होंने भारत की संसद की ऊपरी सनद राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। 1974 में बाद में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हालांकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में 1984 में इस पुरस्कार को गवर्नमेंट को लौटा दिया था, क्योंकि इस ब्लू स्टार में भारतीय सेना ने अमृतसर पर छापा मारा था। बाद में 2007 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही।